हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो 9th बेसिक टर्म्स हम पढ़ चुके हैं और बेटा अब 3 ही मेरे पास पेंडिंग है। ठीक है जी, 3 बेसिक टर्म और कर लो, 12 तक पहुंचाएंगे। 13th बेसिक टर्म मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा और छोड़ दूंगा। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे पक्का पता है 2-3 महीने तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, 2-3 महीने के बाद मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा, तब लिखेंगे इसको। जगह छोड़े रखेंगे एक पेज उसके लिए 2-3 महीने तक। ठीक है जी, तो अब वो आज 10th बेसिक टर्म लिखने जा रहे हैं। बेटा 10th बेसिक टर्म लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। लोग होता है सब सामने देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। अब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर बड़ा इजीली समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि बेटा प्रीपेड सिम कार्ड के बारे में सब जानते हैं और ऑलमोस्ट आप सभी बेटा प्रीपेड सिम कार्ड ही यूज कर रहे हैं। बेटा हम क्या करते हैं आज की तारीख में, प्रीपेड सिम कार्ड में पहले रिचार्ज कराते हैं, तभी हम उसका बेनिफिट ले पाते हैं। ऐसा ही होता है। लेट सपोज कि आपने एक रिचार्ज कराया बेटा 15 अप्रैल को। ठीक है जी, और मान लो वो रिचार्ज की वैलिडिटी है 3 मंथ्स, 84 डेज को इग्नोर करो। ठीक है ना जी, मान लो बेटा वैलिडिटी है 3 मंथ्स, तो ये रिचार्ज आपको बेनिफिट देगा 14 जुलाई तक। 14 जुलाई रात के 12 बजे तक ये आपको बेनिफिट देगा। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बेटा वो एक्सपेंसेस जिसको आप एडवांस में पे कर देते हो उसको बोलते हैं प्रीपेड। दैट सिंपली मींस पेड इन एडवांस। बिजनेस के वो रूटीन खर्चे, वो डे टू डे एक्सपेंसेस जिनको मैं एडवांस में पे कर देता हूं और अगले 12 महीने के अंदर अंदर वो मेरे को बेनिफिट दे देंगे, उनको मैं बोलता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ रही है बेटा बात? क्या और भी बिजनेस के खर्चे हो सकते हैं? बेटा बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा टेलीफोन एक्सपेंस का एग्जाम्पल था। मैं एक और एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं, समझना जरा इस बात को। बेटा ये जो जगह जहां पर आप बैठे हो, ये रेंट है मेरा, ये मेरी अपनी बिल्डिंग नहीं है, मैंने रेंट पे ली हुई है जगह। ठीक है जी, और जो लैंडलॉर्ड हैं वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एडवांस रेंट दूं। ठीक है जी, अभी 4 दिन पहले जब 1 अप्रैल थी तो मैंने पूरे मंथ का एडवांस रेंट पे कर दिया। क्या ये एडवांस रेंट पूरे अप्रैल मंथ मेरे को बेनिफिट देगा या नहीं देगा? पूरे अप्रैल मंथ बेनिफिट देगा। ऐसे सारे खर्चे जो मैं बिजनेस में एडवांस में पे कर देता हूं और नियर फ्यूचर उसका बेनिफिट मुझे मिल ही जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर तो मिल ही जाएगा। ऐसे सारे खर्चों को बेटा मैं बोलने लगता हूं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सबसे आसान बात बोली। साथ ही साथ एक बात और सुन लो यहीं से। बेटा करंट एसेट्स की डेफिनेशन याद करो फटाफट से। अरे पता नहीं क्या थी, भूल गए। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी सारी एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते थे। एक बात और ऐड हो गई अब यहां पर, हर वो एक्सपेंस जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर मुझे बेनिफिट दे दे, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट्स होता है। हर वो एक्सपेंस जिसका नियर फ्यूचर मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, अगले 12 महीने के अंदर तो मिलने ही वाला है,
उसको हम करंट एसेट्स बोलेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस अब करंट एसेट्स में आप एग्जांपल के तौर पर ऐड कर सकते हो। बढ़ाएं बात को आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, और बिजनेस के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, इवन सैलरी जो सबसे ज्यादा एडवांस दी जाने वाली चीज है। कोई भी बिजनेस होता है, आज कोई भी आप एम्प्लॉय को रखो, कहता है कुछ एडवांस, कुछ तो एडवांस चाहिए। आप महीने के पहले दिन उसको एडवांस दे देते हो, ये पूरे महीने की सैलरी एडवांस आ गई, क्या बोलोगे उसको टेक्निकल भाषा में? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी। ठीक है, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू सबसे हल्की टर्म थी ये, इसलिए बेटा हमने कुछ मिनट्स में ही खत्म कर दी। अब नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टर्म का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा ये क्या चीज होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बेटा अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ही बोलना है तो मैं इसको बोल सकता हूं एक्सपेंसेस incurred but not yet paid। expenses incurred but not yet paid, वो खर्चे जो हो तो चुके हैं पर मैंने अभी तक भी पे नहीं किया, उसके लिए खर्चा हो ही जा रहा है पर मैं पे नहीं कर रहा। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? बेटा जैसे अभी उधर एग्जाम्पल दिया था प्रीपेड सिम कार्ड का, अब सोच लो बेटा पोस्ट पेड सिम कार्ड। बेटा पोस्ट पेड सिम में होता क्या है? मान लो अभी 4 दिन पहले 1 अप्रैल को आपने एक पोस्ट पेड सिम ले ली। क्या होता है पोस्ट पेड सिम कार्ड में? बेटा पहले हम यूसेज करते हैं, पहले हम उसका बेनिफिट उठाते हैं, फिर 1 मंथ के बाद उसका बिल आएगा, फिर तो पे करेंगे। ऐसे ही तो होता है। तो आपने क्या किया, 1 अप्रैल को कुछ डेटा यूज कर लिया, कुछ कॉलिंग कर ली, 2 अप्रैल को, 3 को, ये कहानी चलती रही 30 अप्रैल तक आपने यूज कर लिया। 1 मई को बिल जनरेट हो गया और कंपनी ने कहा कि आप 5 मई तक पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट, उससे लेट किया तो ब्याज के साथ पैसा देंगे। ऐसे ही होता है बेटा जनरल केस में पोस्टपेड सिम कार्ड। मैं ये कह रहा हूं बेटा अब 1 से 30 अप्रैल तक आप सोचो तो सही, खर्चा हुआ नहीं क्या? खर्चा तो हो रहा है। आज 2 अप्रैल को उठे, 1 अप्रैल का खर्चा कर चुके हो ना? क्या आपने सच में पे किया उसके लिए? अभी तक नहीं किया। ऐसे सभी खर्चों को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दैट सिंपली मींस एक्सपेंसेस incurred but not yet paid। खर्चा हो चुका है, मैं पे नहीं कर रहा लेकिन उसके लिए भी। क्लियर है बात? सेम बात ऐसा भी तो हो सकता है कि सैलरी का एग्जांपल मैं यहां पर फिट कर दूं। एक एम्प्लॉय मेरे पास आया 1 अप्रैल को कि मुझे नौकरी दे दो। मैंने कहा जी ठीक है नौकरी दे देता हूं। मैंने कहा लेकिन मैं तुझे जानता नहीं हूं, ना तेरा रेजिडेंट जानता, मैं एडवांस कुछ नहीं देने वाला। उसने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, महीना पूरे होने के बाद दे देना। मैंने कहा ठीक है डन, काम करता है। पूरा 1 अप्रैल काम करके चला गया वो। देखा जाए तो मेरा तो खर्चा हो गया, बस मैंने पे तो नहीं किया। 2 अप्रैल काम करके चला गया, खर्चा हो गया, मैंने पे नहीं किया। 30 दिन तक यही कहानी चलती रही। आपको नहीं लगता 30 दिन तक ये खर्चा मेरे ऊपर बकाया ही रहा? हिंदी में बोल सकते हैं बेटा इसको, ये बकाया ही खर्चा है। बकाया मतलब पे नहीं किया कर रहे हैं आप और खर्चा हो ही जा रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? एक्सपेंसेस incurred but not yet paid। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? सिंपल मतलब पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग सिंपल मतलब क्या है? एक्सपेंसेस incurred but not yet paid। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इजी चल रहा है? आज का मुद्दा तो बहुत इजी है, अभी तक लग रहा होगा क्या करा रहे हो यार, ये तो थकी थकी सी बातें, मुश्किल कर दो कुछ। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों आज चीख चीख के कह दो आपकी कुछ मुश्किल कराओ, मजा नहीं आ रहा यार इसमें। बताओ कहना भी नहीं चाहते सर, सबको साफ सो गया।
कि पता लगे सच में मुश्किल करा दे कुछ। वो लास्ट टर्म, मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी होने वाली है, तो बस बैग बांध ही लो आज, बस अभी जा रहे हैं हम 5-4 मिनट के अंदर अंदर घर। लो बाबू लो, फटाफट से खत्म करते हैं। ये बड़ी प्यारी टर्म है, ठीक है ना, और इंडियंस तो इसके बिना चल ही नहीं सकते आगे, ठीक है जी। वो बड़ी प्यारी टर्म का नाम है डिस्काउंट। पूरी पीएचडी करनी है डिस्काउंट के ऊपर, कितने तरीके की, कैसी कैसी, सब डिस्काउंट जान लो आज, ठीक है जी। बाबू लेट सपोज कि आपकी एक दुकान है और आपकी दुकान है रेडीमेड गारमेंट्स की। आपकी दुकान है रेडीमेड गारमेंट्स की। एक पर्सन आपकी दुकान पर एंट्री करता है, आकाश भाई एक सेकंड पोस्ट करना है। एक पर्सन आपकी दुकान पर एंट्री करता है, एक जीन वो पसंद करता है और आपसे पूछता है इस जीन्स का प्राइस बता दो। आपने कोट किया कीमत होलसेलर हूं, मेरी अपनी दुकान है, मैं आपसे बल्क क्वांटिटी खरीद लूंगा, मैं आपसे 500 जीन्स खरीदूंगा सेम अलग अलग साइजेस की, और मैं क्वांटिटी लूंगा आपसे 500। अब बताओ दाम क्या। तो उसने कहा देखा जाए तो 500 के ऊपर एमआरपी सब पे 1000 ही है, यानी कि 5 लाख रुपए एमआरपी है। पर क्योंकि आप फर्दर सेल के लिए खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ मार्जिन तो मुझे देना ही पड़ेगा, वरना वो बेचेगा क्या एमआरपी पे दोगे तो उसको। तो उसने कहा ठीक है 5 लाख रुपए एमआरपी है, पर मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। 5 लाख का 20% मेरा ख्याल तो प्यारे बच्चे निकाल लेंगे। आता है ना परसेंटेज निकालना, बता इसमें भी तो परसेंटेज निकालना आता है। देव कह रहा नहीं, देव नहीं आता क्या? अरे भाई और भी कोई है? मम्मी कहां से आ गए? ले मेरा पुत्र, 5 लाख का 20% मुझे निकालना है। देख बाबू 5 लाख का 20% निकालना है, परसेंटेज जब भी हटानी हो डिवाइडेड बाय 100। मैंने परसेंटेज हटानी है तो डिवाइडेड बाय 100। 20 से 100 को कैंसिल करा 5, कटिंग कर ले 1 लाख, ठीक है बाबू। बाकी सबको आती है परसेंटेज निकालनी? चलो जिनको आती है निकालनी वो फटाफट से परसेंटेज निकाल के दिखाएं। लो लो बाबू लो लो, निकाल के दिखाओ। वो देखो निकालने लग गए, निकलने 2 जन्मों तक रहने दो। आए बड़े परसेंटेज निकालने वाले, लो सामने देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बस की बात नहीं कुछ भी, ठीक है जी। लो सामने देख रहे हैं। तो अब 1 लाख रुपए आपने डिस्काउंट ऑफर कर दी और उसको आप 4 लाख रुपए की दे दो और ले जाओ 500 जीन्स, ठीक है। जो 1 लाख रुपए आपने डिस्काउंट ऑफर करी, ये सिर्फ एक ही वजह से करी क्योंकि वो आपसे क्वांटिटी बाय कर रहा था, सही है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी ले रहा है आपसे, बल्क में सामान ले रहा है, तभी तो आप डिस्काउंट या बंडल देते हैं। जब सिंगल पीस लेता है तो आप देते हैं बल्क क्वांटिटी की वजह से जो भी डिस्काउंट दी जाती है उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है बेटा? बल्क क्वांटिटी की वजह से जो भी डिस्काउंट दी जाती है उसे हम बोलते हैं बेटा ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट
मैटर थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए बड़ा एक सीधा हो जाएगा आपको सामने। मैंने एक बात लिखी है, आराम से सुनना और समझना। मैंने देखा डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे अभी बनाना शुरू कर देंगे कल से, ठीक है, शुरुआत करेंगे हर किसी एक प्रैक्टिकल चैप्टर की, तो वो हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को शुरू नहीं करेंगे। अब अगर पूछ रहे हो क्या बात कर रहे हो कि 5 लाख रुपए की प्रोडक्ट की एमआरपी 3 लाख का डिस्काउंट था और 4 लाख रुपए के अपने सामान बेचते हैं ना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को कभी नहीं दिखाएंगे। यानी कि मैं इस केस में अकाउंट्स बनाते टाइम पर क्या करूंगा, सीधा रिकॉर्ड करूंगा कि मेरी आज की सेल्स है 4 लाख, आफ्टर डिस्काउंट कितने रुपए का भी सामान बेचा सीधा दिखा दूंगा कि मेरी सेल्स है 4 लाख। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अगर मैंने सीधा सेल्स किया 4 लाख तो ये क्या कभी भी रिकॉर्ड हो पाया उसमें, कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। समझ में आई बेटा बात? सेम काम परचेज के टाइम पे भी हो सकता है। ये भी मैं सेल के लिए बोल रहा हूँ ना, मैं सामान खरीदने गया, मैं 500 जीन्स खरीदने गया और सामने वाले ने कहा जी 1000 रुपए एमआरपी 5 लाख की है, मैं 500 जीन्स ले रहा हूँ, ये नहीं जो आप एमआरपी पे दोगे उसमें अभी 20% डिस्काउंट दी और मैं 4 लाख रुपए का सामान लेके आ गया। मैं अपनी बुक्स और अकाउंट्स में सीधा परचेज रिकॉर्ड करूंगा 4 लाख, कभी नहीं बताऊंगा कि 5 लाख एमआरपी थी 1 लाख पे डिस्काउंट थी और 4 लाख का खरीद लिया, सीधा परचेज 4 लाख रुपए। यानी कि मेरे को एक जीन्स 800 रुपए की पड़ गई, 500 जीन्स 4 लाख की। समझ में आएगा? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती, ना सेल करते टाइम ना परचेज करते टाइम, इसको कभी भी अलग से दिखाते ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में दिखाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी नहीं दिखाते। समझ में आई बात? विशेष ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, दूसरे डिस्काउंट की बात करें। अब सामने देखते हैं दूसरे डिस्काउंट को मजेदार है। ये मैं खत्म, एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ। बाबू आप बिजनेस के प्रोप्राइटर हो, बड़े दिन बाद नाम मैंने यूज करी, बिजनेस के ओनर हो, बिजनेस का प्रोप्राइटर है। इसने क्या किया, मिस्टर पी को उधार पर गुड्स बेच दिया, मिस्टर बी को उधार पर गुड्स बेच दिया। टेक्निकली मिस्टर बी इज नोन एज, वेट करता हूं मैं आपकी, क्या बोलूंगा मिस्टर बी को डेटर, और क्या बोलूंगा हर वो कस्टमर जिसको मैं उधार पर गुड्स बेचता हूं तो क्या बोलता हूं, डेटर बोलता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पर गुड्स बेच दिया, तो आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल्स कर दी मिस्टर बी को। क्या हुआ कि मिस्टर बी आपको पे करेगा आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है जी, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है जी। कहानी चलती रही 1 महीना बीत गया। पैसा आना चाहिए मिस्टर बी से भी या नहीं, नहीं, तय कब हुआ है 3 महीने के बाद, तो 1 महीने बाद क्यों आएगा, कुछ भी नहीं आया एज एक्सपेक्टेड। पर मिस्टर ए को पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई, तंगी चल रही है बहुत ज्यादा, मिस्टर ए चाह रहा है वो पैसा आ जाए किसी भी तरीके से। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉल लगाई कि ठीक है हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है अभी उसके हिसाब से तो आपके पास पैसा पे करने के लिए, पर अगर आप आज पे कर देते हो ये 1 लाख रुपए, मैं 5% डिस्काउंट आपको दे दूंगा।
1 लाख का 5% मतलब 5,000 रुपए छोड़ दूंगा, आप 95,000 ही पे कर सकते हो अगर आज कर दो। जो मैंने परसेंटेज निकाली समझ आ गई, ठीक है। मिस्टर बी को अगर आप सोच पा रहे हो तो हम पुश कर रहे हैं फॉर द इमीडिएट पेमेंट, हम पुश कर रहे हैं फॉर द इमीडिएट पेमेंट। ये आज ही हमारे पैसे दे, चाहे कुछ कम दे दे पर दे आज दे। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, इमीडिएट पेमेंट के लिए हमने पुश करना शुरू कर दिया। मिस्टर बी को भी लगा कि अरे पैसे नहीं, अगर 2 महीने बाद देने पड़ेंगे, आज दे दूंगा 95,000 में जान छूट जाएगी। तो उसने क्या करा, 95,000 निकाले और पे कर दिए और आपके पास 95,000 आ गए। डाटा का हिसाब किताब हो गया बराबर। लेने थे रुपए 1 लाख पर आपने 5,000 रुपए की डिस्काउंट दे दी और 95,000 रिसीव कर लिए। यही हुई ना, यानी कि समझदार जो भी डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से दी जाती है, हर उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट। तो ये अभी आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, सेम आपको मिल भी सकती है, मिल सकती है। अब आप ये सोचो, आपका कोई क्रेडिटर होता है जिसको आपने 3 लाख रुपए देने, क्रेडिटर, क्रेडिटर सब समझते हैं क्या होता है, जिससे हमने उधार पे कुछ खरीदा, मैं कुछ खरीद कर लाया था 3 लाख रुपए का, क्रेडिटर है, तय हुआ था कि 2 महीने के बाद पैसे देंगे 3 लाख रुपए, कैसे हो, मैं कहा जी ठीक है। अरे वो ऐसे करा देते, मैंने कहा क्या तय हुआ था, 2 महीने के बाद, अभी कितने दे देते हैं, मैंने कहा 1.5 महीने दे देंगे, वो तो बात ठीक है, 3% डिस्काउंट दे देता है। मैंने हिसाब लगाया 3 लाख रुपए में 3% 9,000 रुपए बैठता है, मैंने तो आज किसी को 3 लाख में से 9,000 घटा दिए मैंने, 2,91,000 रेटिंग कर रहा हूँ, भेज दो किसी को, और मैंने देखे हिसाब किताब निपटा दिया। ये 9,000 की डिस्काउंट मुझे मिल गई प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से। जो भी डिस्काउंट मिलती है या देते हो, दोनों ही कैश डिस्काउंट कहलाती है। जब आप देते हो तो बोलते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड, जब हमें मिलती है तो बोलते हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, मिली तो रिसीव्ड, दी तो अलाउड। इतनी अंग्रेजी तो जानते ही होंगे आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्वांटिटी की वजह से मिलने वाली या देने वाली डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, अलाउ करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, मिली तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से, इमीडिएट पेमेंट की वजह से जो डिस्काउंट है वो है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट रिसीव। समझ में आ गया बेटा? एक आखिरी बात, कैश डिस्काउंट is always recorded in books of accounts. बाबू कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि सिर्फ कैलकुलेट नहीं करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा, ये मैंने अगर मैंने दी होगी तो दिखाऊंगा कैश डिस्काउंट मैंने अलाउ करी, मिली होगी तब भी दिखाऊंगा कि कैश डिस्काउंट रिसीव हुई। जबकि ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं दिखाते, हमेशा डिस्काउंट के बाद जो फिगर आती है उस
उसी को हम परचेज सेल मान लेते हैं अगर ट्रेड डिस्काउंट होती है तो। समझ में आएगा? ट्रेड डिस्काउंट हमेशा दिखानी है, ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं दिखाना। सिर्फ कैलकुलेशन करो, ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ, इसको हमेशा शो करना है। ठीक है जी, जब शो करेंगे कैसे शो करेंगे सब पता लग जाएगा। क्लियर है बेटा बात? समझ में आई? चलो अब नोट्स बनाने शुरू करो आज के। लो जी, लिखो नोट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे एक बात बोल देता हूँ ताकि पूरी जिंदगी याद रह जाए। एक बात बताओ, एम्प्लॉई 1 अप्रैल को आया, पूरा दिन उसने सर्व किया, मैंने पे नहीं किया। अगले दिन फिर आया, फिर सर्व किया, फिर पे नहीं किया, 15 दिन हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि एक सिरदर्दी मेरे सिर बढ़ती जा रही है? हाँ बोल दो बोल दो बोल दो ना, बोल दो, बहुत अच्छा लगा मुझे सुने। लाइबिलिटी, बहुत बढ़िया बात। आपको नहीं लगता कि सिरदर्दी बढ़ती चली जा रही है कि उसको पे भी करना है आज नहीं तो कल? और बहुत समझदार हो, कितने दिन के अंदर अंदर जनवरी उसको मैं पे कर दूंगा। भैया 15 दिन अगर काम ले चुका तो अगले 15 दिन तो पे कर ही दूंगा। बहुत बड़ा उधार तो वो भी नहीं मेरे को देगा ना, अगर वो सर्व कर रहा है तो कहेगा ला भाई फटाफट से पे कर दे। बस मैं लिख देता हूँ, समझदार समझ जाने चाहिए। आउटस्टैंडिंग क्या है? करंट लायबिलिटी, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, पे होगा ही होगा। ठीक है जी, ये लिख लो, फिर हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बेटा 13th टर्म लिख रहे हैं, सिर्फ नाम लिखेंगे और एक पूरा पेज छोड़ देंगे, पूरा पेज छोड़ देंगे मुझे। ठीक है जी, जिसके पास आधा पेज है वो नेक्स्ट पेज भी छोड़ेगा, जिसके पास 75% ऑफ द पेज है वो 75% वही पेज छोड़ दो, अगले पेज की जरूरत नहीं है। ठीक है जी बेटा, 13th टर्म का सिर्फ नाम लिखवाऊंगा, सिर्फ नाम लिखकर छोड़ देना, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा जरूर इसके बारे में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्लैश फिक्टिशियस एसेट। बहुत भारी भरकम नाम है इसका, एक पूरा पेज छोड़ दो। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।